नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज की ये कक्षा बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। पेपर का नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत में संघात्मक शासन। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, इस पर जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या भारतीय संविधान संघात्मक है या भारतीय संविधान एकात्मक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कहीं भी संघीय व्यवस्था अथवा फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में स्पष्ट है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था इकाइयों के बीच किसी भी करार का परिणाम नहीं है और संगठक इकाइयों को भी इससे विलग होने का अधिकार नहीं है। यही कारण है कि संविधान में किसी भी स्थान पर फेडरेशन अथवा महासंघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि महासंघ एक समझौते का परिणाम होता है और ये समझौता ऐसे कई राज्यों के बीच में होता है जो आत्मनिर्भर होते हैं। भारत में कनाडा के संविधान के समान ही फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यूनियन शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि राज्यों की अपेक्षा केंद्र की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली है। 1973 में केशवानंद भारती केस में संघात्मक शासन व्यवस्था को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के तत्व के रूप में माना और चीफ जस्टिस सीकरी द्वारा फेडरल सिस्टम शब्द का इस्तेमाल भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए किया गया। इससे पहले भारतीय संविधान में फेडरल सिस्टम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, यदि हम इस पर विचार करें तो संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत 3 विशेषताएं होती हैं। पहला, लिखित एवं कठोर संविधान एवं सर्वोच्च संविधान, अर्थात संविधान लिखित रूप में हो और वो सर्वोच्च विधान के रूप में हो और वो कठोर संविधान भी हो। दूसरा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट वितरण। तीसरा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ये तीनों ही विशेषताएं विद्यमान हैं। भारतीय संविधान सर्वोच्च विधान के रूप में है और ये लिखित भी है और इसमें कुछ कठोर प्रावधान भी किए गए हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच संविधान के अंतर्गत शक्तियों का सुस्पष्ट वितरण भी किया गया है और भारतीय संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद होने पर उसको निपटारे का कार्य करता है। भारत में यदि हम देखें तो संविधान के अंतर्गत शक्तियों का सुस्पष्ट वितरण किया गया है। वो 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिस पर केंद्र कानून बना सकता है, इसके अंतर्गत 97 विषय हैं। राज्य सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिस पर राज्य कानून बना सकता है, इसके अंतर्गत 66 विषय रखे गए हैं। और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा ही कानून बनाए जा सकते हैं और इसके अंतर्गत 47 विषय रखे गए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई है और अवशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य उन विषयों से है जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं किया गया है। हम कह सकते हैं कि जो बची हुई विषय हैं, जो छूटे हुए विषय हैं, वो अवशिष्ट शक्तियों के रूप में भारतीय संविधान में रखे गए हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। संघ सूची के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को रखा जाता है, जैसे कि भारत की सुरक्षा, विदेश संबंध, मुद्रा, संचार, अणुशक्ति, रेलवे, वायुमार्ग, जलमार्ग, थलमार्ग, सिनेमा, देश में निवारक निरोध, सेनाएं, बैंकिंग, बीमा, प्रसारण, अंतरिक्ष इत्यादि। राज्य सूची के अंतर्गत रखे जाने वाले विषय संघ सूची से कम महत्व के होते हैं, जैसे पुलिस है, कृषि है, सिंचाई, पर्यटन, सहकारिता, स्थानीय स्वशासन, नगरपालिकाएं, ग्राम पंचायतें, स्वास्थ्य इत्यादि।
और समवर्ती सूची के अंतर्गत साझे महत्व के विषय रखे जाते हैं, अर्थात जो केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। केंद्र एवं राज्य सूची के किसी भी विषय पर केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद होने पर केंद्र का पलड़ा भारी रहेगा। भारतीय संविधान में इसका भी उल्लेख किया गया है। दीवानी है, फौजदारी कानून है, संपत्ति का लेन देन, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, समाचार पत्र, बिजली, शिक्षा, किसी राज्य में निवारक निरोध इत्यादि समवर्ती सूची के विषय हैं। संघ शासन की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भारत में विद्यमान है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों के निपटारे हेतु सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 131 के तहत इन विवादों को निपटाता है और उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक भी है। उच्चतम न्यायालय आवश्यक होने पर संविधान की व्याख्या करता है और उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होता है और व्याख्या होती है वो अंतिम और बाध्यकारी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था के सभी लक्षण भारतीय संविधान में विद्यमान हैं और भारतीय संविधान संकट काल में एकात्मकता की ओर प्रवृत्त हो जाता है और यही कारण है कि केसी बियर ने अपनी बुक फेडरल गवर्नमेंट में भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसको अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था कहा है और क्योंकि इसमें केंद्र शक्तिशाली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संघात्मक व्यवस्था को लचीला संघ शासन कहा है क्योंकि राष्ट्रपति की एक घोषणा के साथ ही यह एकात्मक शासन हो जाता है और एक घोषणा की समाप्ति के साथ ही यह संघात्मक शासन हो जाता है। ग्रेनविल ऑस्टिन एवं एएच बर्श ने इसे सहयोगी संघवाद कहा है, सहकारी संघवाद जिसमें प्रबल केंद्रीय सरकार है। WH मॉरिस जोन्स उन्होंने अपनी बुक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था को सौदेबाजी से युक्त संघवाद कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान संकट काल के समय एकात्मकता की ओर प्रवृत्त हो जाता है, किंतु संघात्मक शासन व्यवस्था की सभी विशेषताएं भारतीय संविधान में विद्यमान हैं। जैसे हमारे संविधान के सर्वोच्च विधान के रूप में भारतीय संविधान को रखा गया है। ये लिखित भी है, ये कठोर भी है और केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण किया गया है वो बहुत ही सुस्पष्ट वितरण किया गया है, जिसे हमने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में देखा। और सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के अंतर्गत रखा गया है जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद को निपटाने का काम करता है और संविधान की समय समय पर व्याख्या भी करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। धन्यवाद।